ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को आपने झूठ बोल करके गलत सौदा किया 4 करोड़ 3 करोड़ 10 लाख रुपए में, और उसको सेल आउट दिखाया 90 लाख में, यानी आप 2 करोड़ 20 लाख रुपए तो खा चुके हैं। ये सारा शहर भी जानता है और जिन लोगों ने उस चीज को परचेस करी वो भी जानते हैं कि एक संस्था की यानी ये स्पेशल केस है, ऐसा माना जाए। वास्तव में ये कोई भवन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये शहर के उन सैकड़ों गरीबों का मैरिज गार्डन था। उनके माँ बाप की कभी तेरह होती थी, कोई कार्यक्रम होता था, उसकी जगह थी। अभी आज की तारीख में वो जो लैंड है वो किसके नाम पर है? तो A to Z उसमें डाका है, डाका साहब, सीधा रॉबरी है। तो इसमें आपने कुछ किया क्या? ये जो प्रॉपर्टी किसी और की, भवन निर्माण की अनुमति कोई और ले रहा है, तो जिनके नाम पे प्रॉपर्टी थी क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन इसमें नहीं लिया? वो रजिस्ट्री नष्ट होगी, वापस जीएनके के नाम जाएगी, उसके बाद में इस भवन को ध्वस्त करना होगा। वो प्रॉपर्टी हाथों से चली जाएगी, इस शहर की धरोहर चली जाएगी वो जगह। अच्छा, इसलिए उसका एकमात्र रास्ता है कि उसको ध्वस्त करना ही पड़ेगा आपको। और एक धरोहर शहर की ऐसे हाथों में दे दी गई और उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया। अच्छा, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, मुझे भी याद है, वो 2001-2 की बात है। उस नमस्कार और स्वागत है आपका AR न्यूज में। आज हम यहाँ एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि तिलक भवन से संबंधित है। और इस चर्चा में आज हमारे मेहमान हैं श्री अनिल दुबे जी, नमस्कार, श्री अजय गोरखे जी, नमस्कार, और श्री उदय चौहान जी। हमारे बीच अनिल दुबे साहब एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। श्री अजय गोरखे जी जो हैं वो पेशे से एडवोकेट हैं और इस पूरे मामले को उजागर करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए हमने श्री अजय गोरखे जी को आमंत्रित किया है। और नगर पालिका प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आज मौजूद हैं श्री उदय चौहान जी। तो सबसे पहले इस पूरे मामले को समझते हैं, और वो समझते हैं हम श्री अनिल दुबे जी से। अनिल दुबे जी, ये जो वर्तमान में तिलक भवन का एक मुद्दा हमारे पूरे सोशल मीडिया और चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है क्या? नमस्कार। सर्वप्रथम AR ब्रॉडकास्ट की न्यूज़ की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो शहर के ज्वलंत मुद्दों को तेज़ी से और बड़ी निष्ठापूर्वक सामने पब्लिक के सामने लाते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद साधुवाद अदा करता हूँ। अब बात तिलक भवन की जहाँ तक है जी, डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूँ कि ये भवन सिर्फ आपके और मेरे लिए हो सकता है। वास्तव में ये कोई भवन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये शहर के उन सैकड़ों गरीबों का मैरिज गार्डन था। उनके माँ बाप की कभी तेरह होती थी, कोई कार्यक्रम होता था, उसकी जगह थी, और उन सैकड़ों खिलाड़ियों के रुकने की वो जगह थी। ये अच्छा, मात्र भवन नहीं रहा है, ये बिल्डिंग का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इन लोगों की आस्थाओं से जुड़े हुए। जैसे शहर में मैं जब तक संभाला, मैंने अपने होश में ऐसा कहूँगा तो मैंने देखा 83 से उस भवन के अंदर वो माँ बाप अपनी बेटियों की बारातें ठहराते थे, वहाँ शादी ब्याह होता था, लोगों की घर जो पहले पुराने रीति रिवाज चलते थे, मृत्यु उपरांत जो भोज होता था, वो कार्यक्रम होते थे गरीबों के। और ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो खेल प्रेमी थे, वो संभागीय स्तर के टूर्नामेंट करवाते थे और बाहर से आए हुए खिलाड़ियों को वहां रुकवाते थे। इसमें मैं महत्वपूर्ण 3 नाम लेना चाहूंगा हरदा शहर के। एक अबरार हुसैन मामू हुआ करते थे, जो यहाँ रहते हैं, थाने के पास में रहते थे। दूसरे अली सर, उनका पूरा नाम मुझे सरफराज अली नाम का। और तीसरे मुमताज गुरु फाइल में। ये 3 वो वाहिद शख्स है जिन्होंने हॉकी को हरदा में जिंदा रखा और वो संभागीय स्तर यहाँ पर प्रोग्राम करवाए, टूर्नामेंट करवाए, और सारी टीम वहां रुकती थी। और ऐसे गरीब खिलाड़ी जो बैडमिंटन के शौकीन थे, हाँ, और वो कहीं नहीं खेल पाते थे, बैडमिंटन वहां खेला करते थे, याद है मुझे, बिल्कुल ठीक। मतलब हम मूलतः हम इस तरह से समझे कि जो एक लोअर सामान्य वर्ग जो हमारा है, लोअर मिडिल क्लास और अपर लोअर क्लास जो है, इनके आयोजनों, इनके सांस्कृतिक, इनके वैवाहिक आयोजनों चीजों का एक स्थान था। खिलाड़ियों के रुकने के लिए उस प्लेस का इस्तेमाल किया जाता था, और खेल गतिविधियों से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हम उस हॉल में संचालित कर पाए, उस भवन में संचालित कर पाए, ये इन सब के लिए वो तिलक भवन हुआ करता था। जी, अब उस तिलक भवन को एक षड्यंत्र के तहत, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको बेच दिया गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी जर्जर हालत में नहीं था।
अच्छा। ओल्ड हाउस था वो, जो पुराने ब्रिटिश टाइम के टाइम की जो 4-4 2-2 फीट की दीवारें होती थी, जी। उन दीवारों से निर्मित था वो, जर्जर भवन नहीं था वो। ओके। फिर उसके बाद उसके कथित जो ट्रस्टीज रहे हैं, हाँ। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की और एप्लीकेशन फाइल की संबंधित कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में, और वहां से उसकी परमिशन ली कि हम यहाँ पर गतिविधियां जो है सांस्कृतिक या शिक्षा के क्षेत्र की अन्य गतिविधियां जो भी हैं वो संचालित कर पाने में इसकी आय से हम समर्थ नहीं हो रहे हैं, अच्छा। इसलिए इसको हमको प्रति हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। ओके। वो बेचने की अनुमति नहीं थी वो। हाँ। और एसडीएम ने, अनुभागीय अधिकारी जो भी रहे हैं उसमें, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, बकावले जी, उन्होंने उसकी अनुमति यही दी है कि इसको प्रति हस्तांतरित किया जाए। ओके। अब यहाँ पर जब प्रति हस्तांतरित की बात थी तो जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उन्होंने उसकी सेल डीड कैसे एग्जीक्यूट की, वो एक मुद्दा है जो जांच का बड़ा मुद्दा है। अच्छा। अब लीगल पॉइंट की आप बात करें तो मैं स्टार्टिंग से बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है चर्चा मेरी और आपकी, लेकिन पहला नहीं, पॉइंट हमें समझने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जी, जी, बहुत सारे लोग हमारे हरदा में ऐसे हैं जो कि इस पूरे विषय को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ ये है इसमें क्या वास्तव ये में? है क्या। इसको इसको इस लोग ऐसे देख रहे हैं कि निजी दुश्मनी या किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता के, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का या अजय का इस काम को करने का, इसमें जो भी इसने मुझसे सहयोग मांगा, चूंकि मेरे जूनियर हैं ये, निश्चित रूप से सहयोग मांगेंगे। हाँ। तो मैंने इनकी तारीफ की और इस बात के लिए ये एकमात्र इस काम के हीरो हैं। मैंने इनको सहयोग किया, लेकिन जितना कर सकता था वो इसलिए किया कि इस लड़के का उद्देश्य साफ था। हमारा उद्देश्य एक भवन की अनुमति कैंसिल करवाना या भवन के विक्रय या उसकी राशि को लेकर नहीं है। मैंने जो आपको शुरू में गिना है, इतने लोगों की आस्थाओं के साथ हुए खिलवाड़ से एक बड़ी धरोहर थी वो हमारे पास में। वो भवन माननीय स्वतंत्र संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर था वो। और आप दान पत्र पढ़े हैं, दान देने वाले की ये ख्वाहिश थी, कहीं उसमें विक्रय का, बेचने का तो कोई काम ही नहीं उसका। अच्छा, ये जो भवन जिसमें इसमें नाम आ रहा है अभय केकरे जी, तो ये अभय केकरे जी के पास ये भवन आया कैसे? इन्होंने परचेस किया था या फिर कुछ और कहानी? नहीं, वो दान पत्र के मार्फत JNK ट्रस्ट, JNK मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर था वो। हाँ। ये उनके वारिस रहे हैं, उनके एलएसआर रहे हैं ये, इसके मार्फत इनके पास ऐसा आता गया है वो। लेकिन इन्होंने मतलब वो जो प्रॉपर्टी मूलतः सबसे पहले किसने परचेस की थी? JNK ट्रस्ट ने? नहीं, परचेस नहीं की है वो, परचेस नहीं की, वो दान में मिली है। दान पत्र दिखाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। JNK ट्रस्ट को ये दान कहाँ से मिला? मतलब वो जो मैं लैंड का थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। दान पत्र लिख दिया पंडित माधवराव जी केकरे, आत्मज पंडित नारायण जी केकरे, वकील साहब हरदा, हरदा सेक्रेटरी, आदर्श बालिक मंदिर हरदा, ये इसके नाम से था। उन्होंने इस भवन को, इसको निवासी हरदा तहसील जो है निम्न संपत्ति, उसका विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें उद्देश्य लिखे हुए हैं। किसको दी गई है? ये JNK ट्रस्ट को? नहीं, पंडित इन्होंने दी है इनको, ट्रस्ट को नहीं दी। यहाँ पर इन्होंने एक आदर्श बता पूरा नाम इसका, आदर्श बालिक मंदिर के नाम पर हरदा शहर में पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है। हाँ। वो सरकार से रजिस्टर्ड एवं स्वीकृत संस्था है। संस्था के बालकों के लिए एक भवन का निर्माण करना है। इस कार्य के लिए शहर हरदा में भवन व पार्क होना अत्यंत आवश्यक है। अतः जनहित में एवं साथ ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति होती हुई हमने निम्न शर्तों पर हमारी नीचे दर्शाई गई संपत्ति आपको दान करते हैं। ये आदर्श बालक मंदिर को दी गई, ABM जिसको हाँ, आदर्श बालिक मंदिर को दी गई। ठीक है। अब ABM के पास ये जो भवन था ये ABM को दिया गया था। ABM से ये केकरे जी के पास कैसे पहुंचा? ये इनके पास, ये ट्रस्टी उसके खानदानी ट्रस्ट रहे, उनके वारिस रहे ये। तो ये जो इनके पूर्व के जो इनके थे, जो वारिस थे, आदर्श बालिक मंदिर को चला रहे थे उस समय, हाँ। उनके समाप्त होने के परिवार के सदस्य होने के नाते उस पर काबिज होते गए। नहीं, जैसे ये ट्रस्ट का नाम आ रहा है ना इसमें, JNK ट्रस्ट या इस तरह ये से बाद में इसको इन्होंने, देखिए क्या होता, आदर्श बालक मंदिर को रन कर रहा था JNK ट्रस्ट। ओके। कोई भी संस्था, स्कूल है, आपका भी कॉलेज है, तो आप जानते हैं आदर्श बालक मंदिर का यानी जो लीगल नाम था वो उसका ट्रस्ट, जो उसकी समिति जो थी वो चलाती है। ठीक है, ठीक। और वो उनके नाम से थी, गोपाल JNK गोपाल नारायण राव केकरे, और ये इनके नाम से था। और ये अभय केकरे साहब इनके, हाँ, वो इनके जो भी हो, हाँ, मतलब उसमें मुझे इनका नाम, पिता का नाम वगैरह नहीं मालूम, क्योंकि हमारा मुद्दा कभी, मतलब ये हो गया कि उनके सक्सेसर, तो हमारे का भी मुद्दा अभय केकरे जी नहीं रहा, मतलब हमारा मुद्दा था सिर्फ शहर की धरोहर सुरक्षित रहे। अब वो अनुमति पर चलता हूँ वापस। SDM साहब ने बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर किया कि प्रति हस्तांतरित। ठीक है। अब प्रति हस्तांतरित का मतलब ये होता है कि आप मुझे ये पेपर देंगे और मैं आपको वो पेपर दूंगा। ठीक है। एक्सचेंज, बिल्कुल, वस्तु विनिमय जैसा समझ लीजिए। ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रार महोदय ने उसकी सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी। ओके।
जबकि ऑर्डर में है ही नहीं सेल डीड की बात। अच्छा, इन्होंने एक वहां पर इस अपने इसको ऑर्डर करवाने के लिए, इसको सेल करने के लिए, प्रति हस्तांतरित कराने के लिए एक इन्होंने उनके उसके सामने एक एग्रीमेंट भी पेश किया कि वो अच्छा। 11 एकड़ जमीन संभवतः कितनी 11.20 एकड़ जमीन अमित पिता रेवाराम जाट ग्राम खेड़ा की उससे क्रय करेंगे। इस भवन के विक्रय से जो राशि आएगी। ओके, मतलब मैंने ये कि जो जिस उद्देश्य के लिए तिलक भवन का यूज किया जा रहा था उन उद्देश्यों की वहां पर पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये एक अलग जमीन पर उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे करने के लिए नया प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, ऐसा समझ लें आप। ये एक अंडरटेकिंग देके और उन्होंने ये इस आधार व्यवस्था पर की होगी। ये ब्लफ हो गया, ऐसा कहेंगे ना, कोर्ट को आपने धोखा दिया, ऐसा हम करेंगे, लेकिन आपने किया नहीं। ये तभी संभव था जब रजिस्ट्रार महोदय उस पर वहां रोक लगा देते कि वो सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ सामने आएगी। हाँ, प्रति हस्तांतरित हो गई ना वो। तो वो जाता ट्रस्ट दोनों में, चीजें एक वो साथ 11 होती रजिस्ट्रार 11.20 एकड़ जो बताया अजय ने, हाँ। वो लैंड आती कहाँ पर, जीएनके के नाम पर, हाँ। और जीएनके की प्रॉपर्टी जाती उनके नाम उनके नाम पे। मामला खत्म था। ओके ओके, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। दिस इज ओके। द मेन पॉइंट। ठीक है, इतनी सी चीज है इस पूरे केस की हिस्ट्री, और ये सब नहीं हुआ, और एक धरोहर शहर की ऐसे हाथों में दे दी गई और उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया। अच्छा, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था मुझे भी याद है, वो 2001-2 की बात है। उस वहां पे मैं गया हूँ किसी आयोजन में, तो वहां पर अब उसको क्या तोड़ दिया गया था या फिर हाँ, डिसमेंटल किया उसको। उसको पहले डिसमेंटल कर दिया। ये डिसमेंटल कब किया इन्होंने, कौन से अब सन में? इसका ये तो अब ठीक रजिस्ट्री है। के समय किया होगा इसका, हाँ इतना तो मालूम 13-14 नहीं। में हुआ हुआ। 13-14 में ये डिसमेंटल कर दिया, मतलब जो भवन का जो उपयोग 13-14, और फिर उसके बाद अभी क्या स्थिति है वहां पे? क्या भवन? और वहां पर व्यावसायिक भवन बना दिया गया बहुत बड़ा। अच्छा। सब दुकानें सेल कर दी गई हैं, कुछ ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं, कुछ अधूरे हैं। ये स्थिति यहाँ जो देखने पर तो ये पता व्यावसायिक भवन वहां पे बन गया। और अभी आज की तारीख में वो जो लैंड है वो किसके नाम पर है? उनको वो रेवाराम जी के जिनके साथ वो म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ था, या किसी और को सेल कर दी गई? अन्य लोग हैं, 3 नाम अजय उसमें रजिस्ट्री से है देखकर 3 लोग बताएंगे। नाम है, राम कुमार आत्मा ओम प्रकाश सोनी, हाँ हाँ, दूसरे हैं अपने हरीश पिता वासुदेव पेशवानी, और तीसरा हरिश्चंद्र पिता बेनी बेनी प्रसाद बिस्वारी। बिस्वारी। ये ये शायद 3 लोगों ने क्रय किया है। ये शायद एक बार किसी राजनीतिक दल के उससे हाँ, चुनाव भी आप लड़े पार्टी हैं। से चुनाव लड़े हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये बंदे। इनका मतलब एक ये- फर्म रही है विश्वनाथ कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसी फर्म के नाम से इन्होंने क्रय की है प्रॉपर्टी। ओके ओके। और उसके बाद इन्होंने क्रय करने के बाद वहां पर व्यावसायिक भवन का निर्माण कर दिया। किया है निर्माण, लेकिन इसमें ही पेच फंसा है जहां से अजय के एंट्री में करना चाहूंगा। अच्छा, ये तो रजिस्ट्री हो गई इनके नाम पर, ठीक है, अब परमिशन होना चाहिए थी तो इन्हीं के नाम से होना चाहिए। बिल्कुल। रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री के बाद इनको यदि भवन निर्माण करना है तो इनको परमिशन इनको लेना नामांतरण पड़ेगी। करवाना था पहले, सबसे पहले। बिल्कुल ठीक। जैसे ये नामांतरण करवाते हैं, हाँ, नामांतरण करा के और इनको परमिशन परमिशन लेना लेना चाहिए था। थी। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर? ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने नामांतरण तो ना तो खुद ने करवाया और ना इनके, अब जमीन हो गई नाम पर इन तीनों के, बिल्कुल और ठीक। अनुमति के लिए आवेदन दिया मिस्टर अभय केकरे ने अच्छा, कि इस जगह मुझे, और ये नक्शा जो बना हुआ वर्तमान में, वो नक्शा पेश किया और अपने आप को स्वामी बताते हुए उन्होंने, और उसकी अनुमति मांग ली नगर पालिका से, और अनुमति मिल गई। नगर पालिका ने ये अनुमति दी। हाँ उसमें मैंने अभी लिखा है, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने लिखा है इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी नप सकते हैं। हाँ। जिसमें एक टारगेट तो मैंने बता दिया आपको, जो कि रजिस्ट्रार हैं हाँ, सबसे बड़े, कि उन्होंने रजिस्ट्री उस ऑर्डर को देखते हुए नहीं करना था। मैं जहां तक कानून समझ पा रहा हूं उतना उन्हें नहीं करना था, क्योंकि वो बात थी प्रति हस्तांतरण वाली, सेल डीड के ऑर्डर नहीं थे एलजीएम के, वो करना था। वो वहां नहीं ब्रेक लगा उनका, तो नगर पालिका को ब्रेक लगाना था, क्योंकि ये मामला शहर के अंदर हो सकता है कि नगर पालिका के संज्ञान में ऑफिशियली नहीं आया हो, लेकिन पब्लिकली था ये मामला। हाँ, और नगर पालिका का ऑफिस वहां से चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन नगर पालिका के वो अधिकारी जो रहे होंगे, राजस्व अधिकारी रहेंगे, क्या होता है फाइल चलती है प्रॉपर, तो सीओ ने मार्क की होगी किसी भी आरआई को कि जाओ स्पॉट वेरिफिकेशन करके आओ, क्या स्थिति है, किसके नाम पे है। तो उन्होंने कैसे वेरिफिकेशन करके दिया उन्होंने, और ठीक फिर है। अनुमति कितने मीटर की थी, कितने क्षेत्रफल की थी, कितनी हाइट की थी, क्या नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में आता था, अधिकार क्षेत्र में आता था कि नहीं आता था, वो ये सारी चीजें नगर पालिका के हाथ में थी। लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम पर वो जमीन नहीं थी उसकी अनुमति दी।
और फिर वो भवन यहाँ से अजय गोरखे को ये सब जानकारी हो चुकी है। अजय गोरखे का मकान वहां से सोचता हूँ चंद मीटर पर एक गली क्रॉस करो, उसके पास में इनका मकान है। तो मतलब इनका भी उसका बचपन वहीं पर यानी बीता इनका है। जो बचपन खेल या बस, जो भी बस, इनकी सही रुचि बात, रही हो, ये तो इनका लगाव वहाँ इसलिए रहा है। यहाँ जब इन्होंने उसको देखा कि ये रूप स्वरूप इसका परिवर्तित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा जागृत हुई और इस संबंध में आपने पड़ताल शुरू की और दस्तावेज एकत्रित किए सर जी। दस्तावेज एकत्रित करके आप आगे बढ़े। ठीक है, देखिए यहां तक तो प्रकरण समझ में आ गया। अब मेरा यहां एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, प्रॉपर्टी किसी और की, भवन निर्माण की अनुमति कोई और ले रहा है, तो जिनके नाम पे प्रॉपर्टी थी क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन इसमें नहीं लिया? नगर पालिका बेहतर जवाब देगी इसका। क्योंकि ये भी एक तो प्रश्न उठ रहा है ना। बहुत सही मुद्दा, क्यों उदय बहुत जी, सही, सही। आप नगर पालिका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो ये एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा है कि यदि किसी और के नाम रजिस्ट्री है और कोई और भवन निर्माण की अनुमति ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी उनको भी पता। चलिए, नगर पालिका का मैं यहाँ ये मान सकता हूँ कि चूंकि उस समय रिकॉर्ड्स ऑनलाइन नहीं हुए थे, तो यदि किसी ने नामांतरण नहीं करवाया, रजिस्ट्री करवा ली और नामांतरण नहीं करवाया, तो वो जो एजेंसी है उसको पता नहीं चलता था कि ये प्रॉपर्टी है किसका नाम। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया ये होती थी कि पहले रजिस्ट्री कराए और फिर रजिस्ट्री के आधार पे वो नामांतरण का आवेदन लगाता था। लेकिन जिसके नाम रजिस्ट्री हो गई है उसको तो कम से कम इतना सचेत रहना था कि वो ऑब्जेक्शन इसमें लगा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न इसमें उठ रहा है। ऑब्जेक्शन तो तब लगाते ना कि वो कॉन्स्पिरेसी थी ना उनकी, षड्यंत्र इसी को तो कहते हैं। वो इसलिए तो खामोश देखिए उन्होंने मौन सहमति दी। अच्छा, क्योंकि उनका ये नामांतरण होता, अगर इसका ये बात आगे जाती तो नामांतरण होता ही नहीं ना इसका। वही तो मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्री तो हो जाना आसान था। हाँ, रजिस्ट्री तो करवा लिया आपने, रजिस्ट्रार को जैसे भी आपके जो भी रहा हो, मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ लें आप उसको। ठीक है, रजिस्ट्री हो गई आपकी, फिर वो नामांतरण होता तो नामांतरण में ये पेच फंस जाता। अच्छा, ओके, इसलिए नामांतरण नहीं कराया। अब और पुराने नाम से ही भवन की अनुमति लेके। और अच्छा, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया है, आज की एक न्यूज भी मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे कुछ बिजनेस भी चल रहा है कुछ, तो वो लोग वहाँ पे रेंटेड हैं या फिर उन्होंने उसको परचेज कर लिया? परचेज भी किए, कुछ रेंट पर ही। व्यक्तिगत मुझे तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अब तो ये परतें खुलना शुरू होंगी इसमें अभी, और काफी जांचें इसमें होंगी। अब जांच में, अगर मैं क्षमा करें मैं आपको बात काट रहा हूँ, इसमें जांच के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जांच तो शुरू करने की बात बाद में आएगी। देखिए, एक ऐसा केस हुआ था, चौथा संसार अखबार के मालिक पंकज सिंह का इंदौर में। उनका राज टावर नाम से एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, ये तो उसके सामने जीरो है, उसको भी ध्वस्त किया गया था। और वो उस समय कांग्रेस के बड़े लीडर थे, कांग्रेस की सरकार रही उसमें, जहां तक मुझे याद है। उसके बाद भी उस टावर को ध्वस्त किया गया था इंदौर के अंदर। ये मामला सेम वैसा ही है, इसको ध्वस्त होना चाहिए तत्काल, और सबसे पहला कदम लेना चाहिए सरकार को। उस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर है मैं कलेक्टर महोदय। कलेक्टर साहब को सबसे पहले वो रजिस्ट्री वहां पर निरस्त कराने की कार्रवाई करना चाहिए। वो रजिस्ट्री निरस्त होगी, वापस जीएनके के नाम जाएगी, उसके बाद में इस भवन को ध्वस्त करना होगा। ये उसमें लीगल पॉइंट है, शासन को ही स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्ट्री निरस्त हो जाती है तो वो तो इन्होंने ही अनुमति ली हुई है, जो केकरे साहब ने अनुमति ली हुई है। तो यदि रजिस्ट्री निरस्त हो जाती है तो मेरे ख्याल से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपराध को ऐसा नहीं होता है कि आप एक गलती को सुधारें तो आपका अपराध मतलब वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो क्राइम ध्वस्त ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि जो सुनने में लड़ाई लड़ेगी, इतनी लंबी लड़ाई चलेगी उसमें कि वो प्रॉपर्टी हाथों से चली जाएगी, इस शहर की धरोहर चली जाएगी वो जगह। अच्छा, इसलिए उसका एकमात्र रास्ता है, उसको ध्वस्त करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, कितना कंस्ट्रक्शन है लगभग उस पे अभी वर्तमान में? अब जितना मेरा ख्याल है वो 285.85 वर्ग मीटर में बता रहे हैं। 30-35 हजार वर्ग फीट है, 30,000 वर्ग। काफी लंबा चौड़ा है वो, उससे बड़े रिकॉर्ड है। अभी ध्वस्त हुआ है, अभी वो 20 करोड़ की हवेली गिराई गई। गलत काम तो गलत काम है, उसके लिए संविधान के आप और हम सभी लोग हैं संविधान से चलने वाले। वो वर्तमान सरकार का तो संविधान पे आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है जी। तो संविधान को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। उसमें मैटर है ही नहीं, मनी मैटर नहीं है ना, उसमें कितने की बनी हुई है उससे भी कोई मैटर नहीं है। गलत काम तो गलत काम ही है। रजिस्ट्री निरस्त होना चाहिए उसकी, और उसको ध्वस्त करना चाहिए बिल्डिंग को। फिर लोगों को सीख कैसे मिलेगी? जिन व्यापारियों ने आज वहां पर परचेस कर लिया,
वो भी नहीं कर सकते थे। भाई आपको परचेस करने से पहले पेपर में प्रकाशन करना होता है, उसकी सर्च रिपोर्ट बनती है और 100 वर्षों का उसका रिकॉर्ड निकलता है प्रॉपर्टी का। ला क्यों बनाया गया? अगर इसमें आपकी जो हमारी, हाँ, जो सबसे इसमें कहना चाहिए जो पीड़ित हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित तो वो लोग होंगे जिन्होंने वहां पे वो व्यावसायिक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी है या कमर्शियल शॉप जो खरीदी है। आप उनको पीड़ित नहीं कह सकते, वो सब लालची लोग हैं। आपने देखिए कोई भी प्रॉपर्टी ली है आपने, आपकी ड्यूटी होती है, अगर आप सही रूप से संविधान को मानते और जानते हैं तो आपको सर्च रिपोर्ट तैयार करवाना है। ये हो जाता है कई बार हमारे भाई, बहुत आप सारे करते सर्च तो आपको पता चल जाता है कि जिसने अनुमति ली है प्रॉपर्टी तो उसके नाम है ही नहीं। भाई देखिए ना, वो बात उस दिन पकड़ में जाती है ना, पहले मारे भाई। एक्चुअल में क्या है, ये सारा शहर भी जानता है और जिन लोगों ने उस चीज को परचेस करी वो भी जानते हैं कि एक संस्था की जगह यानी ये स्पेशल केस है, ऐसा माना जाए कि उसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं सब जानकारी में सब भाई मेरा सीधा सा सवाल है, उदय सर्च करवाते ये भाई, अनुमति निकलती है अभय के नाम की, प्रॉपर्टी निकलती है उनके नाम की, तो कोई क्यों करता? लेकिन इन्होंने क्या किया, कम दामों में खरीदी है उसको, इन्होंने लालच देकर लोगों को बेची है। अब लालच का फल तो भोगना पड़ेगा। ओवरऑल जो इस प्रकरण में जो चीज समझ में आई, जो बातें जो विशेष रूप से समझ में आई, वो आती है हमारे अजय जी का एक जो बाल्यकाल में उनका जो एक स्नेह रहा होगा उस भवन के प्रति, और वही चूंकि पेशे से वो वकील हैं, सक्षम हो गए, समझने लगे चीज़ों को, और पूरी ये जांच जो बड़ी फाइल लेके आप बैठे हुए हैं, प्रतीत होता है काफ़ी मेहनत की है आपने, और जैसा कि अनिल जी ने भी बताया कि अनिल जी का मार्गदर्शन भी रहा आपको, और इस सब के लिए मैं निश्चित रूप से आपने जो खोजबीन की है आपको बधाई देता हूं। और इसी तरह यदि हमारे जो नागरिक हैं सही दिशा में कहीं पर यदि कुछ गलत उनको दिखता है तो वो यदि वो आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। इसमें उदय जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कि ये देखिए, जो विषय वर्तमान में बहुत ज्वलंत मुद्दा है जी, स्वाभाविक रूप से शहर की एक सार्वजनिक उपयोग की एक संपत्ति थी, उसका जो भी लोगों ने मिली भगत करके गड़बड़ किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और नगर पालिका या मध्य प्रदेश की सरकार उस पर लीगल कार्रवाई करेगी। और जब माननीय न्यायालय का कोई निर्णय आया है तो निश्चित रूप से सबके लिए सोचने का विषय है वो। हाँ। न्यायालय का निर्णय किसी विषय पे आया है, वो न्यायालय के निर्णय का पालन करना तो हर व्यक्ति का धर्म है। हाँ। वो सरकार भी अपने इस कर्तव्य को पूरा करेगी, नगर पालिका भी अपना कर्तव्य। अच्छा, एक प्रकरण और मुझे इसमें याद आ रहा है, जैसे कि इंडोर स्टेडियम का यहाँ पर एक एवीएम ग्राउंड जो कहलाता था, एवीएम ग्राउंड पे इंडोर स्टेडियम का कोई प्रस्ताव यहाँ स्वीकृत हुआ था और नगर पालिका के पास कुछ फंड्स भी आ गए थे उसमें, और उसमें कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे मिला है, वो कुछ प्रकरण की जानकारी है? जानकारी में हम नहीं है हम लोगों, क्योंकि सही चीज़ तो ये है कि हमारे पास मतलब ऐसे किसी काम को करने के लिए ना तो समय रहता है और ना हमारा ऐसा उद्देश्य है। ये सिर्फ मामला जैसे बताया मैंने कि शहर की धरोहर का मामला था। हाँ। ये लड़का वहाँ पर पढ़ा है, खेला है, बस हमारा उद्देश्य ये था। अब वो एबीएम ग्राउंड पर फंड आया हो ना आया हो, दूसरी प्रॉपर्टी 10 बार एबीएम ग्राउंड पे जो इंडोर स्टेडियम वाला प्रोजेक्ट था ये नगर पालिका लेकर आई थी। हाँ। उसमें भी ये जो अभय केकरे जी जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, हाँ। इन्हीं अभय केकरे जी ने उसमें पिटीशन लगा के और उसको कोर्ट में ले गए थे उस मामले को, और उसमें सरकार जीती है। अच्छा। उस मामले में सरकार जीत चुकी है। ओके। और वो प्रोसेस में है और आने वाले समय में शहर के लिए एक इंडोर स्टेडियम सरकार तैयार करेगी। ओके ओके। उसको मामले को कोर्ट में ले जाने का काम इन्हीं लोगों का था। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब अभय केकरे, हाँ सही कह रहे हैं ना, इन्होंने लेकर गए थे उस मामले में। जितना आपको जानकारी उतनी ही मुझे भी है, लेकिन चूंकि आप बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं उदय, तो आपको याद है शायद कमल जी पटेल ने ही उसके लिए उसका एक बार भूमि पूजन हो चुका है, किया है। केंद्रीय मंत्री आए थे विक्रम वर्मा जी कोर्ट के सामने, लेकिन इतनी जानकारी उन्होंने जैसे ही इसका भूमि पूजन हुआ उसके बाद इन्होंने उस मामले को कोर्ट में ले गए, तो कोर्ट में जाने के कारण मामला विवादित हो गया। फिर नगर पालिका ने और सरकार ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट का निर्णय नागरिकों के हित के लिए हुआ है और अभी आने वाले समय में वहां पे इंडोर स्टेडियम तैयार होगा। ओके ओके। मुझे ऐसा लगता है उसके बाद कोई डेवलपमेंट हुआ है और वो शायद सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिल गया, इसलिए शायद काम रुक गया, ऐसा कुछ कहीं मैंने पढ़ा था। खैर जो भी है, तो नहीं, उसमें क्या हो रहा है कि मतलब एकदम बहुत ज्यादा उसकी अभी जानकारी नहीं है ना, ऐसा लग रहा था कि इस विषय की चर्चा निकलेगी नहीं तो उसका अध्ययन करते। हाँ। उसमें जो हमें सुनने में आया, जो हमारी चर्चा क्रम है, कि उसमें उन्होंने कुछ बताया कि भैया डूब का एरिया है, यहाँ नदी की बाढ़ का पानी आ जाता है। हाँ हाँ। ऐसा करके कोई ऐसे कुछ इशू उन्होंने बताए हैं। हाँ हाँ हाँ। जिसको लेकर उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें न्यायालयीन प्रक्रिया और सरकार लगी हुई है, तो वो आने वाले समय में उसको खत्म करके और उसमें
इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, सरकार बनाएगी। ओके। अजय जी, आपको क्या लगता है अब ये जो पूरी की पूरी ये जो भवन अनुमति निरस्त हुई है और इसके बाद ये कहीं ना कहीं हमारे चौक चौराहों का ये चर्चा का और सोशल मीडिया पर विशेषकर चर्चा का विषय बना हुआ है, अब क्या लगता है आपको और आप अपनी ओर से इस प्रकरण में क्या मांग है आपकी और आप क्या करेंगे? हमारी अगली मांग इसमें यह रहेगी कि ये पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए और JNK मेमोरियल ट्रस्ट वापस उसी जगह पे जो संपत्ति है उसका निर्माण वहाँ पर जो पुराने जिस उद्देश्यों के लिए बना था वो भवन, वहीं पे उस भवन की वापस निर्माण किया जाए। और जो उद्देश्य जो चल रहा था जैसे बेसहाय लोगों की मदद, शिक्षा, खेलकूद, उनका तो उद्देश्य समाप्त हो गया है 2013 के बाद जब से प्रॉपर्टी बिकी है। और जो प्रॉपर्टी खरीदने का इन्होंने बताया था वो प्रॉपर्टी आज तक खरीदी नहीं, तो उद्देश्य तो खत्म ही हो चुके हैं। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वापस वो प्रॉपर्टी को जागृत इसी प्रॉपर्टी को उसी रूप में प्रॉपर्टी हस्तांतरित न की जाए और उसी प्रॉपर्टी पे वही उद्देश्य जो जिस उद्देश्य के लिए वो दान की गई थी शासन अपने हाथ में लेकर और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जारी रखे, उस भवन को उस जमीन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बारातें रुकती हैं साथ ही। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात जो इस तरह का मैरिज गार्डन कितना कॉस्ट, जिन्होंने भी ये दान पत्र लिखा है, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उसमें दान पत्र में एक विशेष बात और है कि इस दान पत्र में कंडिका क्रमांक 4 में स्पष्ट लिखा है कि दान की संपत्ति आपको किसी भी दशा वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी संस्था या व्यक्ति विशेष को किसी तरह हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा। वेरी गुड। और मतलब ये तो ट्रस्ट सेल कर ही नहीं सकती इसको, यानी वो जीवन पर्यंत वो भवन जो है जिस उद्देश्य के लिए बना है दिन तक वो कायम। ये दान पत्र उस पंजीयक लोक न्यास महोदय SDM महोदय की फाइल में लगा हुआ है। इस दस्तावेज को अनदेखा करके वो प्रति हस्तांतरण की भी अनुमति दी। इसमें तो प्रति हस्तांतरण भी चलिए ठीक है, कुछ उन्होंने देखा होगा तो प्रति हस्तांतरण की अनुमति थोड़ा सा लॉजिकल लगती है कि शायद वहां पे किन्हीं भी कारणों से यदि उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो प्रति हस्तांतरण, बट प्रति हस्तांतरण हुआ नहीं। आपका जो आरोप है एग्जीक्यूट कराना चाहिए था उनको, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट उनको उसमें लिखना था कि अगर प्रति हस्तांतरण दोनों भूमि साथ होना चाहिए। बिल्कुल, उनको अपना अपडेट रखना था अपना। बिल्कुल। इसमें कुछ लोगों को लगा कि झूठा शपथ पत्र देके विक्रय कर दिया। अभी कुछ भ्रांतियां चल रही मतलब इस मामले को लेकर। उसमें मामला झूठा शपथ पत्र वाला ये है कि इन्होंने 16/3/15 को सेल आउट कर दी प्रॉपर्टी और उसके बाद 2 महीने बाद ही एक झूठा शपथ पत्र दिया नगर पालिका को उक्त संपत्ति को वापस अपने स्वामित्व और आधिपत्य की बताकर उस पर निर्माण अनुमति ली है। ये शपथ पत्र नगर पालिका। अच्छा, ये जो बात जो आ रही है मेरे ख्याल से इस बिंदु पे आ रही होगी कि FIR दर्ज होना चाहिए। ये वाला बिंदु, क्योंकि झूठा शपथ पत्र देना, आप सेल कर चुके हो और आप उसमें अंडरटेकिंग दे रहे हो, उसी भूमि पर आप भवन निर्माण की अनुमति रहे हैं, जो खामोश रहे हैं उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। शपथ पत्र जिसने दिया वहां तक तो ठीक है, पर आप मालिक होने के बाद में आप मतलब खामोश रहे, मौन सहमति दी ना आपने। मतलब अब ऐसा थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक बताऊं मैं क्राइम को लेकर के कि क्राइम जैसा दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है। जैसे 2 मिनट के लिए मान लें कि आप किसी MPB के एक विशेष पॉइंट के आप वहां पर गार्ड हैं, मैं बैंक का कोई ATM ब्रेक करने जाता हूँ, 11 से 12 का टाइम फिक्स होता है। अब आप देखो वहां नहीं ATM पर मैं हूँ और मेरी टीम है, मेरी गैंग है ऐसा कहूँ, और आपसे ये सेटिंग करता हूँ कि आप 11:30 पर यहाँ की लाइट डाउन कर देना। आपने सहयोग किया, अब आप कहें मुझे नहीं मालूम लाइट तो चल, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसमें ऐसा हुआ है, आप खामोश रहे ना, आपने अपराध को सुकर बनाने में करने में एक सहमति दी है, इसलिए वो जो मूल मालिक हैं 3 नाम बताए उनके सहित इन पर FIR होना चाहिए प्राइमा फेसी। प्रत्यक्ष रूप फिर जांच में जो घेरे में जो आते जाएंगे वो लोग सभी नपना चाहिए। क्योंकि शहर की आप बताइए ना, मतलब स्वतंत्रता संग्राम से बाल गंगाधर जी तिलक को नहीं छोड़ रहे जो लोग, क्या हो रहा है। तो हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि नजर आ रहा है कि अभी इसमें और भी कई पहलुओं पे अभी विचार होना बाकी है, कई कागजों का और अभी निकलना बाकी है। तो देखते हैं ये हमारा ये जो तिलक भवन का जो इशू है ये किस दिशा में आगे बढ़ता है। अजय जी, आपको शुभकामनाएं। आप जिस उद्देश्य से लगे हुए हैं आपका उद्देश्य पूरा हो। जी अनिल जी, आप कुछ बोल रहे थे। आपकी बात समाप्त होने से पहले वो दोनों एग्रीमेंट और दिखाया जिनको आप। अच्छा, मतलब उसके एक बड़ा मतलब कॉन्स्पिरेसी किस दर्जे की हुई है। वो 2 एग्रीमेंट हुए, जो 1 नंबर में हुआ है, 2 नंबर में। हाँ, कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला जो एग्रीमेंट लगाया था पहले तो 11.20 एकड़ जमीन क्रय करके हम संलग्न करेंगे। वो प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं। इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी बेचने का इन्होंने एग्रीमेंट किया था
हाँ। ये किया था इन्होंने 3,07,60,000 रुपए में किया था भवन को बेचने का सौदा। ये टेबल के नीचे, ये सौदा समझ टेबल के गया, नीचे हाँ, हुआ। हाँ। और इसकी जो रजिस्ट्री हुई है हाँ। ये 2 पार्ट में हुई है। तो ये 2 पार्ट की टोटल मिला के राशि होती है लगभग 90 लाख रुपए के लगभग। अच्छा सौदा 3,07,60,000 का और रजिस्ट्री मात्र 89,90,000। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो सामान्य मुझे लगता है कि ऐसा कई मामलों में इस तरह से होता है कि जो गाइडलाइन रहती है उतने का व्यक्ति, तो इसमें इसमें ये किस तरह का ऑफेंस हो रहा है? ये आप ऑफेंस बोल रहे हैं, ये डाका है साहब, ये शासन की राइट, शासन का जो टैक्स, इनकम टैक्स इसमें इन्वॉल्व होगा क्या? सर सब क्यों नहीं होगा भाई? सबसे पहली चीज तो आपने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को आपने झूठ बोल करके गलत सौदा किया 3 करोड़ 10 लाख रुपए में, और उसको सेल आउट दिखाया 90 लाख में, यानी आप 2 करोड़ 20 लाख रुपए तो खा चुके हैं। मतलब उसको सीधा तक 400, ट्रांजैक्शन, पुराने धारा 400 आईपीसी की जो धारा है, शासन का पैसा, इनकम टैक्स की भी चोरी हुई, हाँ, और शासन की रॉयल्टी हुई, रॉयल्टी की भी चोरी हुई है। वो तो A to Z उसमें डाका है, डाका साहब सीधा रॉबरी है। तो इसमें आपने कुछ किया क्या? ये जो डॉक्यूमेंट है सुने तो अभी डॉक्यूमेंट साहब हमने शासन को उपलब्ध कराए, शिकायतें की है। अच्छा, हाँ, अभी SDM साहब पंचायत लोक न्यास को भी ये सब शिकायतें की है, कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये कब कितना समय हो गया ये शिकायत किए ये तो हुए काफी, आपको? ये तो 7-8 साल से लड़ाई चल रही है। अच्छा, हाँ, सारी चीजें उनके, ये तो सब उनके रिकॉर्ड में ही है सारी चीजें। मतलब ये कि हम ये तो जो आपको अनुमति extra देते, निरस्त हाँ। हुई है, तो ये वापस से आपके जो प्रयास थे उसको वापस से जान आ गई है, आपके थोड़ी सी आपके उम्मीद बन गई कार्यों है। में उम्मीद बन गई और अब है। आपकी न्यूज के बाद थोड़ी और ज्यादा उम्मीद है कि शायद सरकार भी कुछ इसमें नहीं, देखिए, आगे। हमारा तो एक उद्देश्य यह है कि जो भी इस प्रकरण की जो सच्चाई है, कि बहुत सारे लोग, मुझे ही इस प्रकरण की पूरी बहुत सारी चीजें अभी ऊपरी तौर पे जो अखबारों के माध्यम से पता चल गया था वो पता चला, लेकिन बहुत सारी उसके पक्ष जो हैं अभी आप लोगों से चर्चा के माध्यम से मैं आपको पता दस्तावेजों लगे। हमने बताया। इसकी तो स्टार्टिंग सर इतनी अच्छी हुई है कि ये जो फाइल हुई थी निर्माण, ये विक्रय करने की जो प्रति हस्तांतरण अनुमति जो प्रकरण था हाँ। SDM कोर्ट का, वो प्रकरण लगभग 2 साल तक घूम रहा है। 12 से 15 जन सुनवाई में उपस्थित होकर वो प्रकरण के दस्तावेज मांगे, तब वो नकल मिली है, जिसमें ऑर्डर ही नहीं मिल रहा संबंधित था वो। रीडर के इंक्रीमेंट रोकना, उसके खिलाफ कार्रवाई की, तब ये प्रकरण बाहर रिकॉर्ड आया। पर है ये सारी चीजें, ऐसा बताओ। हाँ। अच्छा, तब जाकर नकल मिली हमको, तो उस ऑर्डर की जो प्रति हस्तांतरण का जो ऑर्डर था वही उसकी कॉपी नहीं मिल रही थी। इसने मतलब ऐसी इतनी मेरी डांट सुना है, कोर्ट में नहीं आता था, काम नहीं करता था, इसमें लगता था। नहीं भैया, मेरे को वहां से निकलता हूँ तो मेरे को बुरा लगता है वहां पर। नहीं, देख, मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा जो खेला करता था जिस स्थान पर, और वहाँ पे मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक है, तो मैं जैसे ही हरदा आया था 2000 में, तो मैंने पता किया वहाँ, तो पॉलिटेक्निक में बैडमिंटन होता था, तो मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ बैडमिंटन ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे करके मुझे, और कहाँ होता है यहाँ पे, तो कुछ लोग बताते थे कि तिलक भवन में भी बैडमिंटन होता था। मैंने खेला, हाँ, तो वहाँ पे किसी शादी में मैं गया था, किसी स्टूडेंट की, तो देखा हाइट कम थी उसकी पॉलिटेक्निक के कंपैरिजन में, लेकिन वहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे लोग। नहीं, आप फिर शायद खरे साहब भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें क्या किया था, बीच में जो जगह थी खेलने की ना, हाँ। उसको उन्होंने ऊपर खाली रखा था, चारों तरफ कमरे बनाए थे। शायद भूल रहा हूँ मैं, अब याद आ रहा है मुझे। हाँ, याद आ रहा है, उसकी भी हाइट अच्छी थी, उसकी भी हाइट अच्छी थी, यूनियन क्लब भी था खेलने के लिए, फिर आपने तो बनाया इसकी हाँ, पुरानी भवन है। हाँ, नहीं, याद आ गया मुझे। अच्छी है, डबल हाइट थी इसकी। हाँ, क्योंकि एक शादी में कहीं गया था, तो किसी ने मुझे बताया था कि साहब यहाँ पर भी बैडमिंटन होता है, तो शायद बहुत पहले की बात है, लगभग 20-22 साल पहले की बात है। हमारे जैसे गरीब लोगों ने वहाँ खेला है वहाँ पर। आपने तो अपना पर्सनल बनाया हुआ है। जी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं कि ये जो तिलक भवन का ये जो इशू है, ये किस रास्ते आगे बढ़ता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।